हम इस चैनल के माध्यम से आप लोग को क्राइम की कहानियाँ सुनाते हैं और आप लोग क्राइम की कहानियाँ सुनते भी हो। लेकिन दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो किसी भी क्राइम के अंदर आप लोग देखते हैं तो एक एंगल बहुत ज़्यादा मिलता है। इसको लेके आप लोग की कुछ लोगों की शिकायत भी रहती है, कुछ लोग कमेंट्स भी करते हैं कि सर इस तरीके से यही सारी कहानियाँ होती हैं, लौट फेर कर यही सारी चीज़ें, यही सारे रीज़न्स निकल के आते हैं क्राइम के पीछे। लेकिन इससे हट के कोई कहानी हुआ करे तो सुनाया करें। तो मैं भी नहीं चाहता कि मैं अपने चैनल पर इस तरीके की कहानियाँ कवर करूँ, इस तरीके के क्राइम कवर करूँ। लेकिन पिछली पास्ट की अगर हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ के आधार पर या कुछ रिसर्च के आधार पर बात करें तो इस समय मोस्टली जो क्राइम हो रहे हैं उसके पीछे एक रीज़न बहुत ज़्यादा निकल के आता है और वही रीज़न आप लोगों को हमारी वीडियोस में भी देखने को मिलता है। और दोस्तों, कभी कभी पुलिस, जैसे कि ये अवैध संबंधों वाला जो रीज़न होता है, अगर कत्ल हो जाता है तो पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन तो करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ लगता नहीं है, क्योंकि ना तो किसी से कोई दुश्मनी, ना रंजिश, ना लूटपाट। आखिर कैसे हत्या हो गई। लेकिन आज का जो केस है, इस केस के अंदर भी ऐसे ही चीज़ें देखने को मिल रही थी, लेकिन वो तो यूँ कहें कि तुक्के से पुलिस के हाथ में बटेर लग जाती है और उसके बाद में इस पूरे केस का खुलासा हो जाता है। अन्यथा ये केस भी पुलिस की फाइलों में कहीं दब कर रह जाता और धूल फांकता रहता। तो क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, सिलसिलेवार तरीके से आप लोग को सुनाऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, रात के 8 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप सभी लोगों को बता दूं एक चीज़ क्लियरली कि 5 दिन के लिए मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ। तो वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोग को मिलेंगी, तो इन वीडियोस में आप लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़े जाएंगे। और जैसे ही मैं लौट के वापस आऊँगा, 5 दिन का समय मैं मान के चल रहा हूँ और एक आध दिन आगे पीछे हो जाता है तो कह नहीं सकता, लेकिन 5 वीडियोस के बाद में आप लोग को डेफिनेटली आप लोग के जो नाम हैं, आप लोग के जो कमेंट्स हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सुनने को मिलेंगे। तो बात करें आज की घटना की, तो आज की घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के गोंडा से। और इसी उत्तर प्रदेश के गोंडा के अंदर एक व्यक्ति जिसका नाम रईस, वो अपनी फैमिली के साथ में रहता है, अपने माता पिता पूरे परिवार के साथ में रहता है। कहानी की बात करें तो साल 2012 से पहले की ये कहानी है। अब चूंकि जो रईस है ये भी कामकाज करता है, घर परिवार में कुछ और सदस्य थे वो भी कामकाज किया करते थे, यानी पैसों की जो नीड्स थी वो पूरी हो जाया करती थी। कोई इतना अमीर घराना नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी जब परिवार में रईस और उसके अन्य घर वाले कामकाज किया करते थे तो इनकी जो पैसों की नीड थी वो फुलफिल हो ही जाया करती थी। अब इस रईस का परिवार जो था वो जैसे तैसे कर कर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा था। धीरे धीरे समय गुजरता है, रईस धीरे धीरे बड़ा होता है, उसकी उम्र शादी की हो जाती है। और जब रईस की उम्र शादी की होती है तो उसके घर परिवार वाले इसके लिए लड़की देखते हैं। आखिरकार रईस को उसके लिए एक लड़की मिलती है जिसका नाम साहिला होता है, और साल 2012 के अंदर रईस की शादी साहिला नाम की लड़की के साथ में हो जाती है। अब रईस अपनी पत्नी के साथ में अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू करता है, कामकाज करता है, जी तोड़ मेहनत करता है, अपनी पत्नी को खुश रखने की हर कोशिश करता है। समय यूँ ही गुजरता रहता है। धीरे धीरे जब वक्त आगे बढ़ता है तो रईस को एक बेटी हो जाती है। अब इनके परिवार में रईस, पत्नी और एक बेटी और बाकी के परिवार के अन्य लोग भी थे। समय यूँ ही गुजरता रहता है, थोड़ा समय और गुजरता है, अब रईस को एक बेटा भी हो जाता है। यानी रईस के परिवार में अब उसकी पत्नी के अलावा उसके 2 बच्चे भी थे। बहरहाल रईस जो था वो जी तोड़ मेहनत कर रहा था ताकि अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से करने लगे। क्योंकि अब परिवार में लोगों की संख्या बढ़ रही थी, इसलिए रईस के लिए थोड़ा मैनेज कर पाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि गाँव के अंदर इतने कमाई के साधन है नहीं। जो भी साधन होते हैं लिमिटेड होते हैं। मेहनत मजदूरी कहीं किसी के खेत पर कर ली जाती है, इसके अलावा जो काम होता है वो रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है। अब जब रईस अपने परिवार के साथ में रह तो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार को मैनेज करने में थोड़ी मुश्किल आ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी रईस अपनी तरफ से मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इसी तरीके से रईस जो था वो अपने परिवार को चलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन थोड़ा समय गुजरता है कि उसी समय रईस का एक रिलेटिव बम्बई से लौट कर आता है। वो बम्बई में कुछ काम किया करता था, और जब वो रईस के घर आता है, रईस की माली हालत देखता है और रईस की बातें सुनता है तो उसे लगता है कि रईस थोड़ा परेशान है। इसलिए वो रईस से कहता है कि देखो, गांव में रहोगे तो यहाँ पर काम धाम उतना होता नहीं है, तो इस वजह से तुम्हें परिवार को मैनेज करने में प्रॉब्लम आएगी।
बेहतर यही होगा तुम मेरे साथ बम्बई चलो, वहाँ पर रहो, कामकाज करो। जब वहाँ पर रहकर कामकाज करोगे, पैसा आएगा तो कुछ समय के बाद में अपने बीवी बच्चों को भी तुम वहाँ बुला सकते हो। बेहतर बात यह है कि तुम्हारे पास पैसा भी होगा और दूसरी बात यह है कि तुम्हारे बच्चों को बेहतरीन शिक्षा भी मिल सकेगी। जब रईस उसकी ये बातें सुनता है तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बातें आती हैं। वो सोचता है कि बेहतर यही होगा कि इस गांव को उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर काम नहीं है तो वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। गरीब आदमी तो यही सोचता है कि कहीं से भी उसको काम मिल जाए, वही उसका एक तरीके से रहन सहन का गांव बन जाता है। इसीलिए रईस फैसला करता है कि ये बम्बई जाएगा और उसके बाद में ये अपने दोस्त के साथ बम्बई पहुंच जाता है। और जब ये बम्बई पहुंचता है तो इसका जो दोस्त, जो रिलेटिव था, जो इसको बम्बई लेके गया था, तो बम्बई के अंदर एक जगह पड़ती है दहीसर। यहीं पर एक छोटा सा किराए का कमरा इस रईस को दिलवा दिया जाता है। अब रईस उस छोटे से किराए के कमरे में रहना शुरू कर देता है। अब बारी थी रईस के लिए काम ढूंढने की, नौकरी ढूंढने की। लिहाजा जो रईस था ये ज़्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं, तो काम तो इतना बड़ा इसे मिलना नहीं था, छोटा छोटा कुछ काम मिल सकता था। लेकिन जो रिलेटिव था जब इसके लिए काम ढूंढता है तो आखिरकार एक कपड़े की दुकान पर एज ए सेल्समैन इसको नौकरी मिल जाती है। अब जब यह वहाँ पर उस सेल्समैन के तौर पर उस दुकान के अंदर काम करना शुरू करता है तो अच्छे से काम करता है। दुकान वाला भी खुश होता है, थोड़ी इसकी सैलरी भी बढ़ा देता है। अब चूँकि अच्छे खासे ठीक ठाक पैसे ये कमाने लगा था, उसके बाद में ये सोचता है कि क्यों ना इस छोटे से कमरे से निकला जाए, कोई चॉल वगैरह ले लिया जाए। और ये बात अपने रिलेटिव को भी बताता है। तो रिलेटिव कहता है कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो दहीसर से ये रूम छोड़ दो और कोई बड़ा सा ठीक ठाक सा रूम ले लो। अब तुम पैसे कमा रहे हो तो बेहतर यही होगा कि अपनी ज़िंदगी में भी सुधार करो। उसके बाद में ये उस रूम को छोड़ता है, एक बड़ा ठीक ठाक सा कमरा किराए पर ले लेता है और उसके बाद में ये अपनी जो नौकरी थी उसको उसी तरीके से करने लगता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है, चूँकि पैसे अब अच्छे कमा रहा था। इसलिए एक दिन ये अपने घर वालों को फ़ोन करता है, अपने माता पिता को फ़ोन करता है और अपने माता पिता से कहता है कि बीबी अभी नई नई है और बच्चे भी छोटे हैं, मैं सोच रहा था कि उनको अपने पास बम्बई बुला लूँ। अब जो घर परिवार वाले हैं, जब वो ये बात सुनते हैं कि अपने बीवी बच्चों को बुलाने की बात कर रहा है, तो माता पिता भी विरोध नहीं करते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, बेहतर यही होगा कि तुम इन्हें अपने साथ रखो, क्योंकि बीवी बच्चे साथ होते हैं तो इंसान की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कपड़े धोने की, खाने की, वो भी दूर हो जाती है। लिहाजा घर परिवार वालों की तरफ से जब कोई विरोध नहीं होता है तो जो पत्नी साहिला होती है ये भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। साहिला अपना सामान पैक करती है, कपड़े वगैरह सब रखे जाते हैं, पैक किए जाते हैं, दोनों बच्चों को तैयार किया जाता है और उसके बाद में ट्रेन का टिकट करा दिया जाता है। और जो साहिला होती है अपने दोनों बच्चों को लेने के बाद में ये बम्बई पहुंच जाती है। अब साहिला बम्बई पहुंच चुकी थी। पति जो था शाम को तो अपने परिवार के साथ रहता था, सुबह उठकर ड्यूटी चला जाता था, शाम को लौट के आता था। जो कुछ पैसे मिलते थे उन पैसों से साहिला का जो भरण पोषण था वो ठीक तरीके से हो रहा था। रईस के परिवार की सारी ही चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, घर परिवार का, बच्चों का भरण पोषण कर रहा था। अब कायदे से साल 2014 से और 2015 से रईस मुंबई में आके रह रहा था और धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है। साल 2018 आ जाता है, 20 आ जाता है और उसके बाद में साल 2021 मई का महीना आ जाता है। लेकिन दोस्तों एक बात बहुत अच्छी थी रईस के अंदर कि जब से वो बम्बई गया था अपने बच्चों को लेकर, वो कोई भी ऐसा दिन नहीं था जिस दिन वो अपने माता पिता, अपने भाई बहन या फिर जो भी सगे रिलेटिव्स थे उनको कॉल नहीं करता था। सबको कॉल करता था, कॉल करने के बाद में पत्नी और बच्चों की बात किया करता था, सब बात करते थे, खुश थे। रईस के जो अम्मी अब्बू थे ये भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि उनका बेटा और उनके जो नाती पोते हैं ये बम्बई के अंदर खुश हैं, उनका जो बेटा है वेल सेटेड हो गया है, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन दोस्तों साल 2021 में जो मई का महीना आता है, इस मई के महीने में अचानक से रईस फ़ोन करना बंद कर देता है। अब जब साल 2021 मई के महीने में रईस अचानक से फ़ोन करना बंद कर देता है तो घर परिवार वाले थोड़ा परेशान होते हैं। उसके बाद में घर परिवार वाले सोचते हैं कि चलो रईस का फ़ोन नहीं आया, हम फ़ोन कर लेते हैं। रईस के मोबाइल पे फ़ोन लगाया जाता है तो फ़ोन उठता नहीं है। उसके बाद में पत्नी जो होती है जिसका नाम साहिला होता है उसके मोबाइल पे फ़ोन लगाया जाता है तो वो फ़ोन भी नहीं उठता है। एक दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं। लेकिन उसके बाद में जब रईस के मोबाइल पे फ़ोन लगाया जाता है तो जो साहिला होती है, साहिला फ़ोन उठा लेती है।
अब रईस का मोबाइल था, फ़ोन साहिला ने उठाया था, इसलिए घर परिवार वाले पूछते हैं कि रईस कहाँ है और क्यों उसने फ़ोन नहीं किया है। तुम लोगों को फ़ोन लगाया जा रहा है बराबर, तुम लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हो, क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है। तो जो साहिला होती है वो कहती है कि ये कहीं काम से बाहर गए हैं, मोबाइल घर पे ही छोड़ गए, जैसे ही आ जाएंगे आपकी बात करा दूंगी। घर परिवार वाले सोचते हैं कि ठीक है, बम्बई रह रहा है कि ज़्यादा काम होगा, ओवर टाइम करना पड़ रहा होगा, क्योंकि हमें तो इस बारे में नॉलेज है नहीं, तो ज़्यादा बात करना बेकार है। घर परिवार वाले अम्मी अब्बू जो होते हैं वो साहिला से बस इतना ही कहते हैं, जैसे ही रईस आए हमारी बात करा देना, और ये कहकर फ़ोन काट देते हैं। उसके बाद में एक दिन गुजर जाता है, क्योंकि 20 मई को ये इन्होंने फ़ोन किया था, 21 गुजर जाती है, 22 गुजर जाती है, और 22 मई को जब रईस के पिता फिर से फ़ोन लगाते हैं तो साहिला जब इस बार फ़ोन उठाती है तो बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है और रोते हुए कहती है अम्मी अब्बू से, पता नहीं ये कहाँ चले गए, मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है और 2-3 दिन का समय गुजर चुका है, अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। अब जब इस तरीके की बात रईस के अम्मी अब्बू सुनते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और इस बारे में ये खबर रईस के छोटे भाई अनीस को दे देते हैं। अब जैसे ही अनीस को ये पता चलता है कि अचानक से उसका जो भाई है जिसका नाम रईस है, जो बम्बई में रहकर अपने पत्नी अपने बच्चों के साथ में काम कर रहा था, अपनी ज़िंदगी का भरण पोषण कर रहा था, अचानक से कहीं गायब हो गया है, तो जो अनीस होता है ये बेहद ही परेशान हो जाता है। अनीस तुरंत अपनी भाभी को कॉल करता है, साहिला को, और उससे पूरी बात पूछता है। तो साहिला जो होती है वो अनीस से कहती है कि 21 तारीख वाले दिन तुम्हारे जो भैया हैं ये घर से काम करने के लिए जाते हैं, मोबाइल घर ही छोड़ जाते हैं, कहते हैं कि मोबाइल डाउन हो रहा है, इसे चार्जिंग पे लगा देना और मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। उसके बाद से लौट कर नहीं आते। एक रात गुजर जाती है, एक दिन गुजर जाता है, हम लोग सोचते हैं कि शायद काम ज़्यादा हो इस वजह से ना आए हों, लेकिन अब 2-3 दिन का समय गुजर चुका है और अभी तक ये लौट कर नहीं आए हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब जो अनीस होता है रईस का भाई, ये कहता है कि भाभी तुम टेंशन मत लो, बहुत जल्द ही मैं बम्बई पहुंचूंगा और उसके बाद हम लोग साथ में ढूंढेंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो हम लोग FIR कराएंगे। उसकी जो भाभी होती है साहिला कहती है तुम जल्दी आ जाना, लेकिन यहाँ पर अनीस जो था इसके मन में तरह तरीके के ख्याल आने लगते हैं, क्योंकि अनीस एक नौजवान लड़का था, दुनियादारी उसने देखी थी, न्यूज़ वगैरह सुनता था। इसके मन में ये ख्याल आने लगते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके भाई के साथ में कोई अनहोनी हो गई हो। उसके बाद में ये तुरंत 23 तारीख को अपना बम्बई का टिकट निकलवाता है, 24 का सफ़र होता है और 25 तारीख को ये अपने भाभी के पास जो बच्चे होते हैं और उनके परिवार में पहुंच जाता है दहिसर, और वहां पर जाने के बाद में तुरंत अपनी भाभी और अपने भतीजे भतीजी को लेता है और पहुंच जाता है दहिसर पुलिस स्टेशन में। और वहां पर पहुंचने के बाद में सिलसिलेवार तरीके से पूरी बात पुलिस को बताई जाती है। जैसे जैसे अनीस जो था पुलिस को सारी बातें बता रहा था तो उसका जो भतीजा है, जो भतीजी है, ये बहुत बुरी तरीके से दहाड़े मार मार कर रोने लग जाते हैं। इधर इसकी जो भाभी साहिला थी वो भी रोने लग जाती है। तो जो अनीस होता है अपने बच्चों को, यानी भतीजा और भतीजी जो होते हैं, इन दोनों को छुपाते हुए भाभी को दिलासा देते हुए कहता है कि तुम टेंशन मत लो, अब हमने पुलिस को सारी बात बता दी है, पुलिस के बाद सारी बात पुलिस तक पहुंच गई है, अब बहुत जल्द ही भैया को ढूंढ लिया जाएगा। उसके बाद में जो पुलिस वाले होते हैं ये भी इस परिवार वालों को दिलासा देते हैं, ढांढस बताते हैं, कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द ही तुम्हारे पति रईस को ढूंढ लिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो मुंबई की पुलिस है, यानी कि बड़े शहरों में क्राइम की जो वारदातें होती हैं ये ज़्यादा होती हैं, इसलिए मुंबई की पुलिस के पास में इस तरीके के केसेस आम बात थी, छोटी मोटी बात थी, सुलझा लिया जाएगा। क्योंकि मुंबई में आप लोग देखते हैं कि इस तरीके से अंडरवर्ल्ड का दबदबा सब पुलिस झेलती है, सबको सॉल्व करती है, इसलिए कहीं ना कहीं ये मामला पुलिस के लिए ऐसा था कि बहुत जल्दी इसको सुलझा लिया जाएगा। उसके बाद में पुलिस वाले इन परिवार वालों को भेजते हैं और पीछे से इस परिवार वालों के साथ पहुंच जाते हैं और पूछताछ करते हैं कि तुम्हारे पति रईस की किसी से कोई दुश्मनी, रंजिश, हाल फिलहाल में किसी से कोई झगड़ा, पैसों का लेन देन, या फिर किसी के साथ में कोई ऐसा तो नहीं कि अवैध संबंध वाली चीज़ें हों। लेकिन ये सारी चीज़ें पत्नी और जो बच्चे और जो भैया होता है सारी चीज़ों से इनकार कर देते हैं। उसके बाद में पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे जो भैया है उनका मोबाइल नंबर बताओ, हम उनकी लास्ट लोकेशन और उनकी मोबाइल से छानबीन करते हैं। तो जो पत्नी साहिला होती है वो कहती है मोबाइल तो वो घर पे ही छोड़ के गए, अब लास्ट लोकेशन निकाल के क्या फ़ायदा, लास्ट लोकेशन तो घर की ही मिलेगी, इसलिए लास्ट लोकेशन निकाल के कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद में जो पुलिस वाले होते हैं आखिरकार वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर रईस काम किया करता था। अब पुलिस वाले जब उस दुकान पर, उस शॉप पर पहुँचते हैं जहाँ पर ये काम किया करता था, तो जब उन शॉप वालों से और जो वहाँ का मालिक था उन सब से पूछताछ की जाती है तो बताते हैं कि 21 तारीख को रईस यहाँ आया तो था, लेकिन उसके बाद में वो यहाँ से जल्दी निकल गया था, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं पता।
पुलिस वाले उन सारे लोगों के बयान दर्ज कराते हैं और वहाँ से वापस आते हैं। वापस आने के बाद में अब पुलिस वाले वापस से रईस के घर उसकी पत्नी साहिला के पास पहुँचते हैं, क्योंकि पुलिस वालों को लगता है कि शायद एक बार फिर से पूछताछ करनी चाहिए, फिर से पूछना चाहिए कि वो किस समय गए थे, किस समय नहीं गए थे। तो पुलिस फिर से दोबारा से रईस के घर पे पहुंचती है, पत्नी और बच्चों से फिर से पूछताछ करती है और पुलिस पूछती है रईस की पत्नी साहिला से कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पति की किसी से बहुत गहरी दोस्ती हो, क्योंकि आमतौर पर कत्ल के पीछे दो रीज़न होते हैं, या तो दुश्मनी या फिर बहुत गहरी दोस्ती। तो जो पत्नी साहिला होती है ये बताती है ना तो किसी से कोई दुश्मनी तो थी नहीं, हमने आपको पहले ही बताया, ना ही किसी से कोई बड़ी दोस्ती है। एक रिलेटिव है जो हमें यहाँ पर लेके आया था, उसने हमें काम दिलवाया था। पुलिस पूछती है क्या नाम है उसका। उस रिलेटिव को बुलाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। तो वो बताता है कि साहब मेरा काम तो बस इन्हें एक काम दिलवाना था, परेशान थे, जिक्र किया था मुझसे, तो मैंने कहा बम्बई चलो तुम्हें वहाँ पे काम दिला दूंगा। इसके अलावा मेरा और कुछ इसमें रोल नहीं है, मैंने बस काम दिलाया था। अब वो कहाँ चले गए, क्या हुआ उनके साथ में, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। बहरहाल पुलिस वाले हर एंगल से छानबीन तो कर रहे थे, लेकिन किसी भी एंगल से पुलिस वालों को कोई भी सबूत नहीं मिल पा रहा था। उसके बाद में पुलिस वाले सोचते हैं कि क्यों ना चोरी छुप के पड़ोसियों से पूछताछ की जाए, क्योंकि पड़ोसी बता सकते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि पत्नी के साथ में कोई रंजिश झगड़ा वगैरह होता हो। तो जब पड़ोसियों से पूछताछ की जाती है तो पड़ोसी बताते हैं कि साहब वो तो बहुत भला आदमी था और पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत किया करता था, पत्नी भी उससे मोहब्बत करती थी, हमने इन दोनों के बीच में कभी झगड़ा ही नहीं देखा। अब पुलिस वाले इस पूरे मामले में छानबीन कर रहे थे, लगभग 8 से 10 दिन का समय गुजर जाता है। हर तरीके से हर एंगल से छानबीन कर रहे थे, लेकिन किसी भी एंगल से कोई भी सुराग पुलिस वालों को नहीं मिल रहा था। आखिर जो रईस था अचानक से कहाँ चला गया, उसके साथ में क्या अनहोनी हो गई, कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसा क्लू पुलिस के हाथ लग ही नहीं रहा था। अब पुलिस वाले जो थे इस पूरे केस में दिन और रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन समय इतना ज़्यादा गुजर चुका था कि अब जो परिवार वाले थे, जो अनीस अपने भाई को ढूंढने के लिए गया हुआ था, उसकी भी हिम्मत जवाब दे देती है और वो भी सोचता है कि शायद अब उसके भैया कभी मिल नहीं पाएंगे। उसके बाद में ये अपनी भाभी और अपने भतीजा और भतीजी के पास में रोने लग जाता है, कहता है भैया कहाँ चले गए, क्या होगा, हम लोग कैसे ढूंढेंगे। एक पुलिस ही सहारा थी और पुलिस के सामने हमने रिपोर्ट भी लिखवा दी, लेकिन पुलिस को भी इस पूरे मामले में कोई क्लू, कोई सबूत मिल नहीं रहा है। अब न जाने भैया कैसे लौट कर आएंगे। उसके बाद में भाभी जो होती है रोती रहती है और उसके बाद में वहाँ से उठकर चली जाती है। इधर जो भतीजा और भतीजी होते हैं ये भी बदहवास तरीके से रो रहे होते हैं। तो जो अनीस होता है ये अपने भतीजे और भतीजी को छुपाते हुए, दुलारते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जो अब्बू हैं ज़्यादा दूर नहीं गए, हम ढूंढ लेंगे, पुलिस को नहीं मिल रहे लेकिन हम ढूंढ लेंगे, क्योंकि दुकान वालों को पता है वो कहाँ गए हैं। वो इस तरीके से दिलासा देने की कोशिश करता है। अब चूंकि भतीजा तो छोटा था, लेकिन जो भतीजी थी उसकी उम्र 6 साल के आसपास थी। वो रोते हुए कहती है अब्बू अब कभी नहीं आएंगे। अब चाचा अनीस जब अपनी भतीजी जिसकी उम्र 6 साल है उसके मुंह से ये बात सुनता है, उसे बड़ा अजीब फील होता है कि अब्बू क्यों नहीं आएंगे। उसने कहा नहीं तुम परेशान मत हो, तुम्हारे अब्बू कहीं दूर नहीं गए हैं, जल्दी ही लौट आएंगे। लेकिन इस बार फिर से वो जो भतीजी होती है जिसकी उम्र 6 साल है वो कहती है अब्बू अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। दरअसल अब्बू इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। अब जब अनीस अपनी भतीजी के मुंह से 2 बार इस तरीके की बातें सुनता है तो अपनी भतीजी को उठाकर बाहर लेके जाता है और बाहर ले जाने के बाद में उससे पूछता है बेटा तुम इस तरीके की बात क्यों कर रहे हो, अपने छोटे भाई के सामने इस तरीके की बात करोगे तो वो बहुत ज़्यादा रोएगा, तुम्हारे अब्बू आ जाएंगे, तुम परेशान मत हो। लेकिन जो भतीजी होती है वो एक ही बात पे अड़ी हुई थी, वो कहती है अब्बू अब कभी नहीं आएंगे। अब अनीस पूछता है अच्छा अब्बू क्यों नहीं आएंगे। तो जो भतीजी होती है वो कहती है दरअसल अब्बू को अम्मी ने मार दिया है और मार कर किचन में दफना दिया है। अब जैसे ही अनीस ये बात सुनता है तुरंत किचन में पहुंचता है तो देखता क्या है, जो किचन का फर्श वगैरह है वो नया डला हुआ है, नया फर्श है, बाकी पूरे घर में पुराना फर्श है। वो कुछ भी नहीं कहता है, सीधा पुलिस थाने पहुंचता है और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में पुलिस वालों को सारी ही बात सिलसिलेवार तरीके से बता देता है। अब जब पुलिस इस तरीके से अनीस की बातें सुनती है, जिस मामले में पुलिस पिछले 10 से 12 दिन से धूल फांक रही थी और इस मामले में पुलिस को एक भी क्लू नहीं मिल पा रहा था, अचानक से इतना बड़ा जैकपॉट लग जाना पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी थी। इसलिए पुलिस तुरंत इस रईस के घर पे पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद में इस बच्ची से कहती है बेटा पूरी बात बताओ, क्या बात हुई है। तो उसके बाद में ये जो बच्ची होती है अपने पूरे बयान पुलिस के सामने दर्ज कराती है। उसके बाद में इस रईस की जो पत्नी होती है जिसका नाम साहिला,
इसको अरेस्ट करती है और सीधा पुलिस थाने लेके पहुंचती है। और वहाँ पर जो महिला पुलिसकर्मी होती हैं, जब इस महिला से पूछताछ करती हैं और इससे कहती हैं बेटा ये मुंबई की पुलिस है और ये मारती है तो रहम नहीं करती है, इसलिए जितनी भी बातें हैं सब सच सच बता दो, अन्यथा तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब साहिला जो कि पेशेवर क्रिमिनल तो थी नहीं, इसलिए ये भी पुलिस के सवालों के सामने, उसकी सख्ती के सामने टिक नहीं पाती है और उसके बाद में एक कहानी बताती है। दरअसल साहिला, उसका बेटा और उसकी बेटी जब अपने पिता रईस के साथ मुंबई आए थे और जब वहाँ पर आने के बाद में ये रहना शुरू करते हैं, तो उस समय साहिला की उम्र लगभग 27 साल के आसपास थी। अब एक आध साल गुजरा था कि उसी समय इसकी मुलाकात पड़ोस में ही रहने वाले एक व्यक्ति से होती है जिसका नाम अनिकेत मिश्रा होता है। अनिकेत मिश्रा उर्फ अमित। अब जैसे ही इस व्यक्ति का नाम आता है तुरंत इस व्यक्ति को भी उठाया जाता है, इसे भी उठाकर इससे पूछताछ की जाती है। तो पुलिस को पता चलता है कि जो रईस है ये अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा बिजी रहा करता था और आए दिन ये काम पे जाता, काम से लौट के आता, खाना खाता, थका रहा था तो सो जाता और पूरा पूरा दिन जो साहिला थी ये घर पे अकेली रहा करती थी। उसी के बीच में एक दिन जो अनिकेत मिश्रा होता है ये साहिला के घर पे आता है, क्योंकि नए नए पड़ोसी आए थे तो वेलकम करने के लिए आता है। लेकिन जो साहिला थी ये अनिकेत मिश्रा उर्फ अमित के प्रति अट्रैक्ट हो जाती है और उसके साथ में एक तरीके से फ्रेंडली रिश्तों में बंध जाती है और उसके बाद में इनकी जो दोस्ती होती है धीरे धीरे अवैध रिश्तों में बदल जाती है। इन दोनों के बीच में अवैध रिश्ते बनना चालू हो जाते हैं। जब अवैध रिश्ते बनना इनके बीच में शुरू होते हैं, शारीरिक संबंध बनना शुरू होते हैं, तो उसके बाद फिर कभी रुकने का नाम नहीं लेते। जब कभी भी रईस अपने काम के सिलसिले में, अपनी ड्यूटी के सिलसिले में अपनी दुकान पर जाता तो उसी समय अनिकेत मिश्रा को बुलाती और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाने लग जाती। लेकिन कहा जाता है कि इश्क और मुश्क ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि इनको छुपाया जाए या कितना ही बचाया जाए, ये लोगों के सामने आती ज़रूर है, खुलती ज़रूर है। इसी वजह से जो इस साहिला के दो बच्चे होते हैं, एक बेटी और एक बेटा, इनको कहीं ना कहीं अपनी माँ के ऊपर शक होने लगता है कि पड़ोस में रहने वाले अंकल हैं, वो आते हैं, पूरा पूरा दिन माँ उनके साथ कमरे के अंदर रहती हैं, कभी कभी आपत्तिजनक हालत में रहती हैं, कभी कभी कमरे के अंदर से अजीब तरीके की आवाज़ें आती। तो कहीं ना कहीं बच्चों को शक होने लगा था। लिहाजा जो साहिला होती है वो भी समझ जाती है कि बच्चे अब बड़े हो रहे हैं और उनको पता चल रहा है कि मैं पड़ोसी अंकल के साथ में क्या कर रही हूँ। लिहाजा अब कभी भी जब ये अनिकेत मिश्रा उर्फ अमित को बुलाती थी तो उसी समय अपने बच्चों से कहती थी कि तुम नीचे खेलोगे, जब तक ये अंकल ना चले जाएं तुम्हें बस नीचे ही खेलना है। और जब कभी भी रईस आता उसे बच्चे नीचे खेलते हुए मिलते तो वो पूछता कि इतना टाइम हो चुका है, शाम का वक्त हो चुका है, तुम अभी तक नीचे क्यों खेल रहे हो, क्या बात है। तो बच्चे रईस से यही कहा करते थे कि पिताजी, माँ ने हमसे कहा है कि जब तक पड़ोस वाले अंकल ना चले जाएं तुम्हें नीचे ही खेलना है। बच्चे तो सीधे और सच्चे होते हैं, लेकिन रईस सोचता है कि ऐसे कौन से अंकल हैं कि जिनकी वजह से मेरे बच्चों को नीचे कर दिया जाता है। रईस जब ऊपर पहुंचता है तो वहाँ कोई अंकल नहीं होते, लेकिन रईस को लग रहा था कि उसके बच्चे आखिर झूठ क्यों बोलेंगे। इसलिए रईस सब चोरी छुप के अपनी पत्नी की जासूसी करना शुरू कर देता है। आखिरकार वो अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ लेता है। पड़ोसी इस जो व्यक्ति है जिसका नाम अमित है उसके साथ में वो अमित को डराता है, धमकाता है, कहता है कि तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक नहीं है, पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। लेकिन जो अमित था उसके ऊपर भी किसी बात का कोई असर नहीं था। उसके बाद में अपनी पत्नी को समझाता है कि तुम 2 बच्चों की माँ हो और तुम्हारे ऊपर ये काम शोभा नहीं दे रहा है। लेकिन जो महिला साहिला थी उसके ऊपर भी अपने पति रईस की बातों का कोई असर नहीं था। कहा जाए तो उस समय जो साहिला थी अमित के प्यार में इस कदर मगरूर हो चुकी थी कि अगर उस समय से पूछा जाता कि तुम्हें अमित और रईस में से एक को चुनना है तो ये अमित को चुनती। ना अपने बच्चों की परवाह करती, ना अपने पति की परवाह करती, ना अपने समाज की परवाह करती। इतना ज़्यादा ये अमित के प्रति दीवानी हो चुकी थी। उसके बाद में एक तारीख आती है 21 मई साल 2021। 21 मई वाले दिन जो रईस है ये अपने काम के सिलसिले में सुबह सुबह निकल जाता है, लेकिन कायदे से ही अपना मोबाइल घर ही भूल जाता है। उसके बाद सोचता है कि मोबाइल ले आऊँ। अब जैसे ही ये मोबाइल लेने के लिए घर पहुंचता है तो देखता क्या है कि इसकी जो पत्नी है जिसका नाम साहिला है ये आपत्तिजनक हालत में पड़ोसी के साथ में, ये अपनी पत्नी के साथ में काफ़ी ज़्यादा गुस्से से बात करता है। जो अमित होता है ये तो उस समय वहाँ से निकल जाता है, लेकिन फिर इसके ऊपर काम का प्रेशर होता है क्योंकि इसे अपनी ड्यूटी जाना है। उसके बाद में कहता है अपनी पत्नी से ये चीज़ें छोड़ दो, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, शाम को आके तुमसे बात करूँगा। अब उसके बाद में ये ड्यूटी चला जाता है
जब ड्यूटी जाता है तो उसके बाद जब शाम को लौट के आता है तो देखता क्या है कि घर में टाइल्स रखी हुई है, सीमेंट रखा हुआ है, रेता है। तो ये पूछता है कि ये सामान किस लिए है, कौन सा हमें यहाँ पे घर बनाना है, हम तो यहाँ किराए पे रह रहे हैं। तो उसके बाद में साहिला कहती है कि ठीक है, लेकिन हमारा जो किचन है ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। मैं सोच रही हूँ आज के बाद से कभी कोई गलती नहीं करूँगी, लेकिन अपना घर तो थोड़ा ठीक करा लूँ। तो उसके बाद में जो रईस होता है ये भी खुश हो जाता है कि उसकी पत्नी को एहसास है और वो अपने घर के बारे में चिंता कर रही। उसके बाद में कहता है चलो ठीक है, किचन सही करा लेना है। उसके बाद में शाम का वक्त होता है, ये सोफे पे बैठ कर टीवी देखने लगता है। जो साहिला होती है किचन में चली जाती है खाना बनाने के लिए। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में साहिला किचन से लौट के आती है और अपने पीछे से एक चाकू निकालती है और इस चाकू से एक के बाद एक कई सारे वार रईस के ऊपर कर देती है। रईस वहीं पे गिर जाता है, खून से लथपथ हो जाता है। बच्चे चीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चों को चाकू दिखाते हुए डराते हुए कहती है कि अगर तुम ज़रा भी चीखे और तुमने अपनी ज़ुबान ज़रा भी खोली तो तुम्हें पानी की टंकी में डुबो के मार दूंगी। बच्चे डर जाते हैं क्योंकि एक महिला जिसके ऊपर खून सवार है, जो अभी एक मर्डर कर रही है, उसको देखकर बच्चे सहम जाते हैं। और उसके बाद में ये तुरंत अपने प्रेमी अमित को कॉल करती है, उसे कॉल करके बुलाती है। उसके बाद में डेड बॉडी को खचेड़ के ये लोग किचन के पास लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, किचन बहुत ज़्यादा छोटा था और डेड बॉडी का साइज़ बड़ा था। इसलिए ये डेड बॉडी के 3 टुकड़े करते हैं और उसके बाद में किचन में गड्ढा खोदते हैं, फर्श तोड़ते हैं और उसके बाद में उन डेड बॉडी के पीसेस को उस किचन के अंदर दफना कर ऊपर से मिट्टी पाट देते हैं, रेता डाल देते हैं और सीमेंट का एक लेप लगा देते हैं और उसके बाद में टाइल्स लगवा कर उस किचन को बिल्कुल फ्रेश कर देते हैं, रेडी नए जैसा। अब जो साहिला थी ये भी इस तरीके से नौटंकी कर रही थी कि किसी का शक इसके ऊपर जा ही नहीं रहा था। वो तो शुक्र है इस 6 साल की बच्ची का कि इसने पुलिस के सामने, अपने चाचा के सामने सारी बात बता दी। बहरहाल उसके बाद में ये मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने इन दोनों को जेल भेजा और जो बच्चे हैं ये अपने दादा दादी और अपने चाचा के पास उत्तर प्रदेश के गोंडा में है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि एक ऐसी महिला जिसका पति अपने बच्चों के लिए अपना देश छोड़कर परदेश पहुंचा और वहां पर पहुंचने के बाद में उसने सबसे पहले अपने बच्चे और अपनी पत्नी को बुलाया, लेकिन उसकी पत्नी ने उसके साथ किस तरीके का विश्वासघात किया कि जिसकी वजह से वो बेचारा व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। क्या कहना चाहते हैं इस पूरी घटना के बारे में कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।